तो मैं अपने बच्चों को, अपने साथियों को लेकर पवार साहब के पास गया था, शायद उनको याद नहीं होगा। मैं, ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब, जितने बच्चों को ईदी मिली थी पैसे, सब पैसे जमा करके हमने कहा था कि मुंबई के 93 के ब्लास्ट में, 93 के ब्लास्ट में जो लोग भी शहीद हुए, मारे गए, उन सब के लिए हमारी तरफ से मदद है। थोड़े दिनों के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बुलाया कमिश्नर ने। मैं उस वक्त जावेद अहमद खान साहब एक मिनिस्टर थे, नेता थे, उनके साथ गया था। कमिश्नर ऑफिस गया और मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा था, उस आरोप की पूरी बेगुनाही की किताबें, उसके सबूत लेकर गया। जावेद साहब ने कहा कि अभी आपको बात करेंगे, छोड़ देंगे। वो चले गए, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने जो किताब दी थी, पासपोर्ट दिया था, उस वक्त एक कमिश्नर साहब ने कोर्ट में एफिडेविट कर दिया कि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। मैं बेसहारा खड़ा रहा, कोई मदद को नहीं आई मेरी। मैं चिल्लाता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं 1 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहा। मेरी बीवी बुर्का पहन के आती थी, दिन भर खड़ी रहती थी जेल के पास। लोगों को दुआओं ने मुझे रिलीज कर दिया। मैंने सोचा कि मैं अब राजनीति करूंगा। पैसे तो अपने बच्चों को तो कुत्ता भी खिलाता है, अब मैं देश के लिए काम करूंगा, अब मैं राजनीति करूंगा। मैंने बिजनेस छोड़ दिया। मैंने ढूंढा किसको लाऊं, किससे बात करूं। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव जी से टेलीफोन पर बात किया, उनको बुलाया। यकीन जानिए वो ताज में ठहरे थे और लोगों ने कहा कि अबू आसिम के घर मत जाना, ये मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है, सिर्फ जमानत पे छूटा है, आप बदनाम हो जाएंगे, आप यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मगर वो मर्द आहन जिसको कहते हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा मुझे मालूम है, मैंने उसके केस को पढ़ा है, मैं जाऊंगा अबू आसिम के पास, उससे मिलूंगा। मेरे सर पर जो लोग मेरे साए से मेरे साथ रहते थे, मेरा साया भी देखकर डरते थे मुझसे। उस वक्त एक हिंदू गैर मुस्लिम नेता, एक मुसलमान जो इतने साल 1 साल जेल में रहा, उसके सर पर हाथ रखा और कहा अबू आसिम मैं जानता हूं। मैंने कहा सर बहुत प्रॉब्लम है, टाटा में बहुत तकलीफ हो रही है, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, मैं जानता हूं कितने लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। मैं उस मर्द को सलाम करता हूं, मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने कलम लिया, कागज लिया, उसी वक्त मेरे घर में बैठकर कलम कागज लिया और लिखा कि आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म। उन्होंने कहा अबू आसिम तुम जानते हो इस टाटा खत्म करने के पीछे क्या होगा? मुझे जो मारने आया था आदमी, मेरे पर जिसने हमला किया था आकर लखनऊ के अंदर, उस आदमी को टाटा में बंद किया गया है। लेकिन मेरे इस टाटा खत्म करने से वो आदमी भी छूट जाएगा, छूट जाने दो। लेकिन मैं टाटा में जब इतनी ज्यादा बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जाए तो नेता ने छोड़ दिया। मैं नेताजी की वजह से मैं आज पॉलिटिक्स में हूं, वरना मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। और मैंने जिस दिन पॉलिटिक्स पकड़ा तो मैंने कहा था मंच पर चिल्ला कर कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। मैं फिरकापरस्ती के खिलाफ, मैं जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और मैं 1995 से लेकर 2002 तक मैंने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं। लेकिन अफसोस कि जिनको हमने एमएलए बनाया, जिनको समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया, वो सब के सब पार्टी छोड़ के भागते रहे सत्ता की लालच में। तुमने नेताजी ने राम गोपाल यादव जी को बम्बई भेजा, कहा अबू आसिम से कहो कि राज्यसभा का फॉर्म भरो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं भरूंगा, प्लीज मुझे शोध मत करिए, मैं नहीं करूंगा ये काम। छोड़ दिया उन्होंने, बहुत मैंने मना किया तो मान गए। फिर 2002 में उन्होंने कहा कि या तो तुम पार्टी छोड़ दो या तो तुम राज्यसभा जाओ, क्योंकि अगर तुम जिसको लाते हो भाग जाता है। मैंने कहा मैं क्या करूं सर, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठी हम ही को काट खाने। मैंने नेताजी के कहने पर 2002 में गया, मैं राज्यसभा में गया। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे संघर्ष करना चाहिए, ये तो दी हुई चीज है। मैं 2004 में फिर लड़ने आ गया इलेक्शन भिवंडी से। भिवंडी में मुझे बहुत वोट मिला, लेकिन मैं हार गया। उसके बाद मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। यकीन जानिए नेताजी का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कि उस वक्त जब कोई लोग मेरे साय से भागते थे, उस वक्त एक उत्तर प्रदेश से चल कर आया हुआ एक मुख्यमंत्री ने मेरे सर पर हाथ रखा। मरते तक का उस एहसान को नहीं भूल सकता मैं जब जाता था उनके पास, मैं कभी जाता था उनके पास तो कहते थे अबू आसिम कहाँ सामान रखा है, लाओ मेरे घर पे रहो। मैं कहता नेताजी मैं ठीक हूँ, नेताजी शुक्रिया आपका।
खाना यहां खाओ। एक दिन मैं गया तो बीमार थे, वो उठ नहीं सकते थे। 2 आदमी ने उनको उठाया और मुझे लाके गाड़ी तक छोड़ा। मैं उस एहसान को कैसे बोल सकता हूं? मेरे बदन का एक खतरा मुलायम सिंह यादव के लिए कुर्बान है। दोस्तों, नेताजी कितने सिंपल आदमी थे। एक दिन हम गए थे वहां पर, तो बाहर वो जहां उनकी ऑफिस है वहां बाहर उन्होंने एक छोटा सा मंच बना हुआ है, बाहर लोग इसे लाइन में बैठते हैं। कहा अबू आसिम देखो ये औरत भी तुमको बुलाता हूं उसको, मैं एकदम गरीब औरत, साड़ी गंदी एकदम, सर्दी का जमाना, फटी हुई चादर पहने हुई, पैर में चप्पल ने उसको बुलाया। बोले बोल कहां से आई तू, क्या चाहिए तुझे? उसका काम किया उन्होंने। मैं गया एक बार, मुख्यमंत्री थे, इतने कागज लेकर गया मैं आजमगढ़ से, लोगों को काम। आपको पता है उन्होंने बुलाया चीफ सेक्रेटरी को और पूरे कागज दे दिया उसको, पूछा नहीं कुछ। पूरा ये अबू आसिम आजमी है, जितने कागज हैं सब अभी भी काम कर दो, पूरे काम कर दो। ये कैरेक्टर था उनका। मुझे बच्चे की तरह मानते थे, मैं उनको पिता की तरह मानता था। मैं देखा जिस तरह से 1947 में हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ था, उस वक्त पूरे मुल्क में अफरा तफरी थी, हिंदू मुस्लिम के फसाद हो रहे थे। गांधी जी एक एक गांव में, एक एक घर में जाकर के फसाद को खत्म कराने की कोशिश करते थे। और 92-93 के दंगों में मुलायम सिंह यादव ने वही किया मुलायम सिंह यादव ने। और अब इस दबी हुई कौम को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने किस हद तक गए वो, कि देश में संविधान बना है, कोई अपनी ताकत से इस देश के संविधान को नहीं तोड़ सकता। ये मुलायम सिंह यादव ने साबित कर दिया था। वोट मिले या ना मिले, लेकिन संविधान जिंदा रहना चाहिए। ये मुलायम सिंह यादव का कौल, ये कौल था मुलायम सिंह यादव का। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुलायम सिंह जैसा कोई और पैदा कर दे। ये आज नहीं है। कहते थे अबू आसिम अगर जाना है ना आजमगढ़ से निकलना है, जाना बनारस, तो बनारस तक का खर्चा, आजमगढ़ से बनारस का खर्चा बनारस वाला देगा, वहां जाके खा के उसी घर में सो जाने का है। वहां से जाना है अगर आपको इलाहाबाद, तो वहां से इलाहाबाद का खर्चा जो है ना इलाहाबाद का कार्यकर्ता देगा। और वहां से जाना है अगर लखनऊ, तो वहां का वो कार्यकर्ता देगा, और वो जो खाना पकाएगा वही खाना है, वही काम करना है। ये राजनीति थी। आज करोड़ों अरबों में लोग राजनीति कर रहे हैं। नेताजी ने, मैंने एक बार उनसे पूछा था, याद है मुझे अच्छी तरह, डिफेंस मिनिस्टर थे वो, और एक आदमी का एडमिशन करवाना था, मैंने करवा दिया, नेताजी ने करवा दिया। तो मुझे 10 लाख रुपए दे रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं लूंगा नहीं, बिना नेताजी से पूछेंगे। मैं कहा नेताजी जिसका काम किया ना वो 10 लाख दे रहा है पार्टी को। बोले हर किस हाथ मत लगाना अबू आसिम। मैंने कहा सर, बोले नहीं जब इलेक्शन आया तो मांगना। मैंने कहा 1 रुपया नहीं देगा। फिर आज दे रहा है वो, कहा नहीं मत लेना पैसा, बिल्कुल पैसा मत लेना। इस तरह का उनका कैरेक्टर था। एक दिन मिले मुझे, किसी ने लाया, उनको दिया इसका अपना बादाम का शरबत, तो मुझे बोला इधर आओ, ये पी लो तुम, ये बहुत फायदेमंद है, बहुत ये जवानों के लिए अच्छा, तुम पियो उसको। कितना प्यार करते थे। मेरे बच्चे उनको दादा बोलते थे। कभी भी हमेशा उन्होंने, जब मैंने राजनीति शुरू किया तो मुझे भाषण नहीं आता था, तो मुझे कहा अबू आसिम जब भाषण करने खड़ा हो, जो समझ में आया बोलते रहो, और जो समझ नहीं आया मुझे फोन करके पूछे नाम मैं बताऊंगा। और उस आदमी ने एक गांव से आया हुआ किसान का बेटा, बिजनेसमैन को आज मुंबई में एक पहचान बना दिया, MP बनाया, MLA बनाया। और मुझे रोज कहते हैं कि तुम आओ। अभी आए थे रिलायंस के अस्पताल में, बीमार थे बहुत, वो मेरे वर्कर भी थे वहां पर, सोए बेड पर बैठे हुए हाथ पकड़ कहते थे अबू आसिम तुम यूपी आ जाओ, यहाँ क्या 2-3 MLA जिताते हो, आओ यूपी में आओ, अखिलेश के साथ काम करो, वहां बड़ा काम करो, यहाँ मत रहो, चलो यहाँ से तुम वहां काम करो। यानी बहुत मोहब्बत करते थे वो। मैं दिल की गहराई से नेताजी को श्रद्धांजलि, खराज अकीदत पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति दे, और दुआ करता हूँ अखिलेश यादव जी को कि अखिलेश यादव जी नेताजी के रास्ते पर चल के लोगों को बताइए, जमा कीजिए लोगों को, और इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कीजिए। नेताजी कहते थे कि लखनऊ से, यूपी से जो राजनीति शुरू होती है वो दिल्ली तक जाती है। एक बार नेताजी यहाँ आए, उन्होंने भाषण कर दिया कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश का सबका एक महासंघ बनना चाहिए, और पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान, इनको जरा मदद कर देना चाहिए। दूसरे दिन नेताजी की फोटो गधे के ऊपर लगाकर न जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया लोगों ने, नेताजी के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया। मैंने फोन किया, नेताजी आप क्या बोल के चले गए, बहुत प्रॉब्लम हो गया मुंबई में। कहा घबरा गया अबू आसिम तुम, बट डर गए तुम, इतने जल्दी डर गए, देखो क्या होता है। 15-20 दिन के बाद मुझे फोन किया उन्होंने कि देखो वाजपेयी जी ने वहां से शक्कर का लेन देन किया है और उससे रिश्ता कायम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर देश में कोई है तो चाइना है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है, और हमें
अगर इस देश को मजबूत करना है तो हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका का एक महासंघ बनाना चाहिए। ये ख्यालात थे उनके। मैं तमाम नेताओं का, खासतौर से पवार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तो वहां भी आए थे। पवार साहब का संघर्ष, मैं समझता हूं देश में आज पवार साहब इतना बड़ा कोई नेता नहीं है। पवार साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पवार साहब के ऊपर आई है। इस देश में फिरका परस्तों को खत्म करने के लिए पवार साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पवार साहब आगे बढ़ी, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन हमें इस देश से फिरका परस्ती को खत्म करना है, मोहब्बत को आम करना है। इसी तरह से कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम सबको आपसी मोहब्बत बनाना चाहिए देश में। और जो लोग बैठे हैं ना, वो नफरत के पुजारी हैं। आज रोजाना झगड़ा हो रहा है आपस में। आइए हम सब मिल करके ये गीत गाएं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। लेकिन ये गुलशन में बुलबुल खत्म हो गया, उल्लू आ गया है। बुलबुल की आवाज बहुत अच्छी होती है, उल्लू कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अब तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं फिर अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मुंबई के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से नेताजी को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूं और ये संकल्प लेता हूं नेताजी कि जब तक जान में जान रहेगी आपके वसूलों को घर घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जो लोग बात बात में रो दें वो मन के कमजोर नहीं, मन के सच्चे होते हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आप मन के सच्चे इंसान हैं। और मैं इसी कड़ी में मंच पर